हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। तो लास्ट वीडियो में हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल हमने एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम हमने की थी। इस लेक्चर के अंदर हम आगे वही मैग्नेटिज्म एंड मैटर जहाँ तक हमारा चैप्टर हो चुका था फर्दर हम उसको आगे स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे हमारे पास गोज लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही हम अप्लाई करते हैं गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म के अंदर। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गोज लॉ समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल सेम वैसे ही मैग्नेटिज्म के अंदर गोज लॉ समझने से पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो गोज लॉ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज enclosed in any closed surface, or you can call it Gaussian surface, divided by epsilon naught, where epsilon naught is electrical permittivity for free space. तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बिल्कुल सेम वैसे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे, वो भी आपके रिवाइज हो जाएगा और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम थ्योरेटिकल डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया या सिंपली क्लोज सरफेस बोल सकते हो आप, is known as electric flux. The number of electric line of force passing through any closed surface is known as electric flux. अगर मैथमेटिकल टर्म में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस एरिया में ले लिया, यहाँ पर ये आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस टाइप से, स्ट्रेंथ जो ई है। तो यहाँ पर आप इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर जो देखते हैं, एरिया वेक्टर देखोगे तो या तो ऐसे, पीछे की साइड से देखोगे तो ऐसे ऊपर की साइड, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, एरिया वेक्टर आपका इधर की साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डी एस कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर मैं इसको अलग से दिखाना चाहूँ, जैसे आपके पास एरिया वेक्टर है इधर की साइड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो हमारे पास थीटा होता है। फिर से वही, अगर थीटा यहाँ पर 0 है तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। अगर एरिया वेक्टर नॉट प्लेन ऑफ द सरफेस, कंफ्यूज नहीं होना दोनों, एरिया वेक्टर और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है तो वहां पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। उसके अंदर सरफेस एरिया के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाकर के रुक जाएंगी। अगर 90 डिग्री का है तो आपको मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उसमें से पास हो जाएगी, उसके अंदर कुछ रुकेगी ही नहीं। ओके, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम बात करें थे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, वही है जैसे अगर हम इसको थ्योरेटिकल डिफाइन करना चाहें तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करना चाहें तो मैथमेटिकल टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे ये आपके पास कोई मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, फिर से आर्बिट्रेरी ऐसे कुछ, यहां से अगर मैं इसका एरिया वेक्टर देखता हूं तो ऐसे, ये आपके पास इसका एरिया वेक्टर और ये आपके पास जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस टाइप से, ये आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बिल्कुल वही आपके पास, फिर से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको फाई बी से, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी एस या बी डी एस कोस ऑफ थीटा, where theta is the angle between area vector and magnetic field। जैसे फिर से अगर हम इसको समझते हैं, जैसे ये आपके पास एरिया वेक्टर है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ऐसे, तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, थीटा हमारे पास होता है। फिर से वही, इफ थीटा इज 0 मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, इफ थीटा इज 90 मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सेम वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। किन्हीं भी दो वेक्टर की जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एरिया भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो यहां से ही हमारे पास आ गया आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म ऑफ थीटा।
अगर क्वांटिटी कैसी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट की, तो यूनिट आप बता सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है इसकी क्या, आपके पास यूनिट। अगर मैं कहूँ डायमेंशन फॉर्मूला आप मेरे को खुद फाइंड आउट करके बताएंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको कितना देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के अंदर गोज लॉ हमें क्या बताता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ध्यान से सुनना इस चीज को, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो देखने को मिलेगा वो 0 देखने को मिलेगा। फिर से सुनिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू गोज लॉ अराउंड एनी क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू Q by epsilon naught, where Q is the total charge in the closed surface. मैग्नेटिक फ्लक्स जो देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है, अब जरा इस चीज को ध्यान से समझिए। जैसे मेरे पास सिर्फ एक चार्ज है, Q प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से अगर मैं गोज लॉ अप्लाई करना चाहूँ इसके ऊपर, तो मैंने एक क्लोज सरफेस लिया, इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, फाई E इज इक्वल टू जो भी आपके पास आया E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आया। अब मैं कह देता हूं यहां पर आपके पास दो चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, इसके ऊपर प्लस Q कूलम है, इस पे माइनस Q कूलम है। तो अब बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गोज लॉ, फाई इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना, प्लस Q माइनस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, ZdRO 0। इस केस में जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो देखने को मिलेगा वो 0 देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ है, अगर आपके पास मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल है, एक के ऊपर प्लस का 2Q चार्ज है, माइनस का 2Q चार्ज है, अगर इन दोनों के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाह रहे हो तो कितना देखने को मिलेगा, प्लस 2Q माइनस 2Q 0। अगर सिंपल प्लस 2Q के लिए देख ले तो कितना देखने को मिलेगा, फाई इज इक्वल टू 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके लिए सिंपल, अगर केवल इसके लिए देखने को बोलता हूं माइनस 2Q के लिए, तो कितना देखने को मिलेगा, फाई इज इक्वल टू माइनस 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर टोटल देखने के लिए बोलता हूं तो टोटल आप इनको ऐड करोगे, सिंपल वेक्टर एडिशन अप्लाई करोगे, या यहीं से सीधा गोज लॉ अप्लाई करके कितना आएगा, 0। अब गोज लॉ ने हमें मैग्नेटिज्म के लिए क्या बताया कि आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो देखने को मिलेगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो आपको 0 देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, आप जरा इस चीज को समझिए। पहले समझेंगे इसको थ्योरेटिकल, फिर समझेंगे इसको मैथमेटिकल। ये आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। यहां से लाइन जो है आपके पास वो किधर की साइड है, डायरेक्शन उसकी किधर की साइड होती है, नॉर्थ टू साउथ, यही होती है, नॉर्थ टू साउथ, 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 नॉर्थ टू, इनको आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना है, नॉर्थ टू साउथ, या ऐसे अंदर की साइड साउथ टू नॉर्थ। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये फिगर आपको जो देखने को मिल रहा है, कहीं से भी किसी भी एक एंड को उठा लीजिए। जैसे मैंने यहां से देखा, यहां से कितनी नंबर ऑफ लाइंस चली, 1 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से इसने इस सरफेस को छोड़ दिया, मतलब यहां से निकली, जैसे भी आप समझना चाहे, 6 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकली, 6 ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर चली गई, 1 2 3 4 5 6। जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस को लीव कर रही है, छोड़ रही है, उतनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उस सरफेस में एंटर कर रही है। या मैं ये कहूं, जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस में एंटर कर रही है, उतनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसमें बाहर निकल रही है। जैसे आपके पास कोई क्लोज सरफेस एरिया है, इसमें 6 आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर हुई,
और 6 की 6 यहां से बाहर निकल गई, और 6 की 6 यहां से बाहर निकल गई। 6 लीजिए, तो 6 ये एंटर की थी, 6 ये बाहर निकल गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना? 0। इसके अंदर तो एक भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। जब तक है ही नहीं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा? जब तक इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स 0। अगर है तो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है, उतनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको छोड़ रही है, लीव कर रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना? 0। थ्योरेटिकल टर्म में देखें तो जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस क्लोज सरफेस में, या आप कोई भी क्लोज सरफेस उठाओगे यहां से, तो कहीं से भी उठा लो, यहां से उठाया, जैसे आपने ये क्लोज सरफेस उठाया, तो यहां से जितनी भी, या इतना सा उठाया, कोई भी क्लोज सरफेस आप उठाओगे, जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है उस सरफेस में, क्लोज सरफेस में, उतनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उस सरफेस को छोड़ रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना? 0। ये बात होगी थ्योरेटिकल की। अब बात करते हैं जरा इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लिखने का मेथड। थ्योरेटिकल लिख सकता हूं, फाई बी या बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तो ये हमें बताता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू जो होती है हमारे पास 0 होती है, या हम ये कहना चाहें सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। कैसे? अब जरा अगर हम इसको दूसरे वे में समझते हैं, तो दूसरे वे में समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। जैसे ये आपके पास कोई बार मैग्नेट है, या यू कैन कॉल इट मैग्नेटिक डाइपोल। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो जितनी इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है उतनी इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन दोनों की एक दूसरे से अपोजिट होती है। एक की प्लस एम दिखाओगे तो एक की माइनस एम दिखाओगे, दोनों की एक दूसरे से अपोजिट पोल स्ट्रेंथ। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, एक का प्लस क्यू दूसरे का माइनस क्यू, सेम ऐसे इसमें होता है। दोनों की पोल स्ट्रेंथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होती है, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट होती है। तो जैसे यहां पर मैं इसके लिए क्लोज सरफेस बना दिया, ये मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, इसके लिए जैसा भी लिया, गॉसियन सरफेस हम इसको बोल सकते हैं। ये डाइपोल इसके अंदर आ गया। अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। जितनी भी डिस्टेंस पे आएगा, आर्बिट्रेरी मैंने r उठा लिया, यहां से जितने भी डिस्टेंस पे r पे जहां पे भी है, इसके लिए देखता हूं तो कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कैसा? माइनस का m, माइनस के m बाई आर स्क्वायर। यहां पर अप्लाई करता हूं, इसके लिए अप्लाई करूंगा इसको, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे इसको B1 नाम देता हूं, इसको B2। फाई ऑफ B1 इज इक्वल टू E डॉट डी एस। E डॉट डी एस जो भी आपके पास आएगा यहां से, ये आपके पास जितना भी आएगा ds जो भी है आपके पास, दोनों के साथ आप लेकर के चल सकते हो। दोनों के लिए से आपके पास ये जो एरिया जो देखने को मिलेगा सेम देखने को मिलेगा। इसके लिए जो आपके पास b जो है वो कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर, और साथ में ds थीटा 0 डिग्री, कोस 0 1 ले लिया, कोई नहीं, जो भी आया आपके पास ds टोटल मैंने उसको s मान लिया। दूसरे वाले के लिए अगर मैं देखता हूं, फाई ऑफ B2 इज इक्वल टू B डॉट ds, फिर से सेम ऐसे। इस पोल के लिए अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे कितना देखने को मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर माइनस के m बाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया जितना भी आया। शायद ये पता लग गया होगा कैसे लिख रहा हूं, बहुत बार कर चुके हैं इसके बारे में। टोटल कितना हो गया? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? फाई B1 प्लस फाई ऑफ B2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर इंटू s, और ये प्लस के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस के m बाई आर स्क्वायर इंटू s, सारा सारा कैंसिल। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी? 0। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना? 0। तो यही तो बता रहा है हमें गोजला कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो देखने को मिलेगा वो 0 होगा, या हम कहें सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी आपके पास बार मैग्नेट है, या कोई भी आपके पास कंडक्टर है जो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव कर रहा है, अगर उसमें करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा ही करेगा। वो कभी भी मोनोपोल उसका नहीं होता है, हमेशा डाइपोल होते हैं। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके पास है
जैसे बार मैग्नेट की हम प्रॉपर्टीज पहले ही बता चुके हैं। कोई भी आपके पास बार मैग्नेट है, उसके आप कितने भी छोटे छोटे पीस क्यों ना कर लो, उसमें हमेशा आपको दो पोल जरूर देखने को मिलेंगे। उसके कितने भी छोटे छोटे पीस क्यों ना कर लो, दो पोल आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दो पोल देखने को मिलेंगे, एक की स्ट्रेंथ प्लस एम तो दूसरे की माइनस एम, अपने आप ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। ये तो बात होगी बार मैग्नेट की। अब हम कोई करंट लूप उठाते हैं। करंट लूप आपने उठाई, ये करंट लूप उठाई आपने, सर्कुलर करंट लूप उठाई, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसका जो पोर्शन है, चाहे आप कैसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, ये एज एन एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, तो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। मतलब इसकी पोस्ट है एम एक की तो दूसरे की भी इतनी, लेकिन अपोजिट। ठीक है, आपके पास ऐसे हमने सोलनॉइड के लिए देखा, सोलनॉइड के लिए एक नॉर्थ पोल की तरह एक साउथ पोल की तरह, दोनों की पोस्ट है इक्वल एंड अपोजिट। तो आप चाहे किसके लिए, किसी के लिए भी देख लो, कोई भी आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल है या सिंपल बार मैग्नेट है या कोई भी करंट कैरिंग लूप है एज एन शेप ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, कभी भी उसका आपको एक पोल देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा आपको दो पोल देखने को मिलेंगे। और दो पोल जो देखने को मिलते हैं, दोनों की पोस्ट है इक्वल एंड अपोजिट, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपको देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, जीरो देखने को मिलता है। तो यही होता है हमारे पास गोज लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस, और यू कैन कॉल इट गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू जीरो। किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, पार मैग्नेट के लिए, जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू जीरो होती है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 0, या phi b is equal to 0. That is Gauss law in magnetism. तो ये रीजन होता है आपको मैग्नेटिज्म के अंदर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो मिलने का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों नहीं मिलता है जीरो किसी भी सिंगल चार्ज के, क्योंकि वहां पर सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। प्लस का क्यू आपको सिंगल चार्ज मिल सकता है, तो इसके लिए देखोगे तो क्यू बाई 4πε0, सॉरी, इसके लिए आपके पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस का क्यू है तो फाई इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपके पास दो है ऐसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके लिए अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको कितना देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको कभी कभी देखने को मिलती है, क्योंकि इसके लिए सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर लेता है, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर जाता है। लेकिन इसमें हर केस में ही आपको हमेशा डाइपोल देखने को मिलेंगे विद इक्वल एंड अपोजिट पोस्ट है, जिसकी वजह से आपको हमेशा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो देखने को मिलता है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स और गोज लाइन मैग्नेटिज्म। ओके, थैंक यू।